चलिए हम देखते हैं बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना करना। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए हमने एक परमाणु का मॉडल यहाँ पे दिखाया है। इसमें हमने m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, ये m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन त्रिज्या यहाँ पे क्या है r है। तो m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के कक्ष में v वेग से चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -e तथा नाभिक का आवेश +Ze है, जहाँ Z जो है वो परमाणु क्रमांक है और E जो है वो प्रोटॉन का आवेश है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऐसा चक्कर लगा रहा है तो इस पे दो बल कार्य कर रहे हैं। पहला है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल बराबर होता है mv²/r, इसको हमने समीकरण 1 माना है। दूसरा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल। यहाँ पे जब ये चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। और इसकी वैल्यू होती है कूलाम के नियम के अनुसार Ze × E/r², या हम इसे लिख सकते हैं Ze²/r²। इसे हमने माना समीकरण 2। अब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन स्थिर वेग से वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो अपकेंद्री बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल द्वारा संतुलित रहता है, अर्थात दोनों बल एक दूसरे के विपरीत और बराबर होते हैं। ये चक्कर लगा रहा है तो इसमें जो बैलेंसिंग होती है ना, इनके बीच जो बल लग रहा है उसको क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए हम दोनों बलों को, अपकेंद्री बल और इनके बीच जो वैद्युत आकर्षण बल है उसको हम इस प्रकार से बराबर लिख सकते हैं, क्योंककि एक दूसरे के बराबर हैं। और यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी V2 की। तो यहाँ से हमने पहले तो देखेंगे कैंसिल क्या हो रहा है, mv²/r = Ze²/r²। तो यहाँ पे r जो है यहाँ के r से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो V2² हो जाएगा Ze²/m जो है वो इधर आ जाएगा तो mr। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब यहाँ पे बोर की परिकल्पना के अनुसार बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है ऑर्बिटल की संख्या, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसका हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा m²v²r² = n²h²/4π²। अब हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ से हमें v² की वैल्यू प्राप्त होगी। v² = n²h²/4π²m²r²। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। अब आगे हम करेंगे समीकरण जो 3 हमें प्राप्त हुआ था, v² = Ze²/m r²। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से हमें प्राप्त हो जाता है Ze²/mr = n²h²/4π²m²r²। या फिर यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से m इधर से कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी एक m कैंसिल हुआ, यहाँ से r कैंसिल हुआ, यहाँ से भी एक r कैंसिल हुआ। इस प्रकार से चीज़ें कैंसिल हो रही हैं और कोई चीज़ें यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही है। अब हम इसे रीअरेंज कर लेंगे और हम r निकालेंगे तो r = यहाँ पे हो जाएगा n²h²/4π²m_Ze²। इसे हमने मान लिया समीकरण 5। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे जो n² है और उसके अलावा सभी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पे Z जो है वो परमाणु क्रमांक है और ये अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग होती है। तो जैसे कि हम बाकी सबके मान जो हैं वो लिख लेते हैं। H का मान होता है 6.626 × 10⁻27 स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। उसी प्रकार हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14। यहाँ पे जो m है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 9.0108 × 10⁻⁻28। और उसी प्रकार हमने यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू पुट कर दी 4.8
803 इंटू 10⁻⁻8 उसका स्क्वायर लिया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है वो ये आती है, ये वैल्यू आती है। तो हम r इक्वल टू में क्या प्राप्त हुआ, r इक्वल टू n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमको इस फॉर्मूले को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये जब हमें याद रहेगा तो इसके अनुसार हम त्रिज्या जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ और बेरिलियम 3+ के लिए इनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्रमशः होता है 1, 2, 3 और 4।